चलिए, बहुत बहुत इस्तकबाल है फजील अहमद साहब का। और हम इंतजार कर रहे थे, वक्त तो थोड़ा ही से बचा है, लेकिन फजील साहब फिर भी चूंकि अब आप आ गए तो हम बातचीत थोड़ा से और कर लेते हैं और आपसे चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि जो हालात जिस तरीके से हौती लगातार हमले कर रहा है, और अभी खबर ये आई है कि मिस्र में तख्ता पलट होने वाला है, वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं मिस्र, जॉर्डन, अगर यहाँ और टर्की में भी आवाज उठ रही, कैसे देख रहे हैं क्या होने जा रहा है फजील साहब? क्या आपको लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इजराइल तैयार रहे? ये सबसे पहले हम मुमताज भाई आपको जॉर्डन पे बात करेंगे, क्योंकि इसराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जॉर्डन है। जॉर्डन में 35 लाख फिलिस्तीनी है। जो 1967 में जॉर्डन इसराइल के खिलाफ लड़ा था, उस वक्त फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन में जाके शरण लिए थे और जॉर्डन ने उनको अपने यहाँ जगह भी दी थी। तो 35 लाख के करीब फिलिस्तीनी है, और सीरिया से भी काफी संख्या में लोग आ गए थे जॉर्डन में। अब फिलिस्तीनी वहां टोटल 1.25 करोड़ की आबादी है जॉर्डन की, और ये लोग पहले इसराइल से 1967 में जंग लड़ चुके हैं, लेकिन बाद में इन लोगों का समझौता हो गया और ये लोग इतने न प्यारे हो गए एक दूसरे के लिए, वेस्ट कंट्री, फिर आकर के यहाँ उनको उन्हीं की बात मानने लगे। अब ये बात जब ईरान ने जब इसराइल पे हमला किया था, तो उस वक्त भी जॉर्डन ने अपने यहाँ से इनकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। ये बात अब वहां के लोगों को, और लगातार कितने साल हो गए, 67 से पहले से 50 साल से ज्यादा हो गया, वहां पे एक ही परिवार के लोग राज कर रहे हैं और राजशाही है वहां। और ये बात वहां की आम आवाम को कोई फैसिलिटीज नहीं है और नेचुरल रिसोर्सेज वहां नहीं है। वहां केवल एक गैस का ये भी थोड़ी सी एक जगह पे गैस का भंडार है, बाकी कुछ नहीं है। और वहां पे तेल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह थोड़ी सी गैस का भंडार है। उसके बावजूद भी इनको एनर्जी के लिए बाहर से गैस लेनी पड़ती है। तो इनके पास कोई रिसोर्स नहीं है। अब जो हमले, जिस तरह की बात हो रही है कि जॉर्डन पे तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि अवाम देखिए, अब ये अवाम को नहीं रोक पाएंगे। और सुगबुगाहट तो अरब में भी शुरू हो गई है, सिर्फ जॉर्डन और मिस्र को मत देखिए, सुगबुगाहट अरब में भी शुरू हो गई है। अब अमेरिका किसी की मदद नहीं कर पाएगा, ये बात तो तय है। तो अब इसका फायदा सब लोग उठाना चाह रहे हैं कि अगर अरब जो है नहीं मानते हैं तो उनको भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और मिस्र में तो पिछले 1.5 महीने से अंदरूनी बात चल रही है मिस्र में, और सीरिया में हो ही चुका है। ये सारी तैयारी हो रही है। अगर 20 जनवरी के बाद मुमताज भाई ट्रंप ने अगर बात अपनी बात से पलट गए, तो फिर लड़ाई आर पार की होगी और जॉर्डन ही उसका मुख्य केंद्र बनेगा। और तब तक जॉर्डन जो है वहां तख्ता पलट हो चुका। इधर देखिए 1-1.5 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि जॉर्डन में कुछ बड़ा हो जाएगा और उसके बाद मिस्र में भी हो जाएगा। और ये सभी क्या लग रहा है, नहीं फजील साहब, क्या लग रहा है आपको कि टर्की से भी अभी खबर, मोहम्मद हुसैन साहब ने कहा है कि टर्की के अपोजिशन ने आवाम को सड़कों पर आने के लिए कहा है, पूरा इंटरव्यू आया है उनके मीडिया में, तो वहां पे बड़े पैमाने पे पहले से लोग नाराज हैं। मिस्र में ये हो रहा है, जॉर्डन में हो रहा है, तो अगर ये तमाम लोग सड़कें, इसका असर क्या होगा इजराइल पे? क्या क्या फिर जो आप बात कर रहे थे जमीनी जंग या जो दाखिल होने की वो चीज शुरू हो जाएगी? क्या लग रहा है आपको फजील साहब, क्या क्या सिचुएशन बनेगी? टर्की जो है, टर्की ने भी आज अपना बहुत रौद्र रूप दिखाया है और गोलान हाइट को लेकर बहुत एग्रेशन में है। अब वो पब्लिक के गुस्से को ठंडा करने के लिए मान लिया जाए, या सचमुच उनको इस बात की तकलीफ है कि भाई गोलान हाइट तो टर्की भी अपना मानता है ना, उसको इतने दिन से लड़ रहा है उसके लिए। तो टर्की जो है अपना, या तो पब्लिक का गुस्सा ठंडा करने के लिए ये बात बोल रहे हैं कि किसी तरह हम गोलान हाइट को कब्जा करेंगे, लेंगे, इसराइल को छोड़ना पड़ेगा, अमेरिका को बात करना पड़ेगा। ये सब बातें आज हुई हैं, काफी हुई हैं। तो टर्की, देखिए अब टर्की पर ना एर्दोगान साहब पर अब ट्रस्ट लोगों का कम हो रहा है। कम क्या, एक तरफ से खत्म ही हो गया है उनके ऊपर, क्योंकि वो नेटो देशों के लिए इतने वफादार हैं, उतना मुस्लिम कंट्रीज के लिए या मुस्लिम इश्यूज पर उतने वफादार नहीं है। केवल बातें बड़ी बड़ी करना और काम कुछ नहीं करना। हालांकि हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी उनसे
पूरे देश के दुनिया के मुसलमानों को बहुत उम्मीद थी कि टर्की बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, लेकिन टर्की ने ऐसा कुछ किया नहीं। और वहां विपक्ष को विपक्ष की वहां पे काफी सरकार को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो अब देखिए इसी इन सारी चीजों में मिडिल ईस्ट का सारे क्लेश इस बार खत्म होंगे। ये मैंने आपको पहले कल भी कहा था और मैं लगातार ये बात कहता हूं कि मिडिल ईस्ट की पब्लिक जो है, पब्लिक नाराज है, पब्लिक को कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद अगर अरब चाह दे तो सोने की कंट्री या सोने की सिटी बनाने से अच्छा है दुनिया भर के गरीबों का, हम सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहे, सभी गरीबों के लिए कुछ बड़ा काम करे, चाहे ईसाई हो। और खुद आप इजराइल की एक चीज जानिए कि वहां पे जो यहूदी है उसको रिजर्व सैनिक में नहीं डाला जाता है, उसको एग्जम्प्टेड है, वो उसको जबरदस्ती सेना में नहीं भर्ती किया जाता है। लेकिन अब जो है वहां ऑर्डर हो गए हैं कि यहूदी को भी सेना में लाया जाएगा। इसको लेकर के यहूदी वहां बहुत नाराज हैं, एजिटेशन हो रहा है, बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं कि भाई, और जो लोग रिजर्व सैनिक हैं 200 दिन 250 दिन काम कर रहे हैं, उनके अपने बिजनेस बंद हो गए, तो वो लोग भी काफी नाराज है इससे। और जो बात हम कहते थे आपसे कि ये बात आखिर इस जंग का रिजल्ट क्या निकलना है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में कल देख रहा था कि एक सैनिक ने उनका इंटरव्यू दिया है रिजर्व फोर्स के, उन्होंने भी यही बात कही कि आखिर हम लोग अपनी जिंदगी का इतना कीमती वक्त दे रहे, उनकी मेडिकल की पढ़ाई चली गई, बिजनेस चला गया और हम लड़ रहे, लेकिन अब हम नहीं लड़ना चाहते। आखिर हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस लड़ाई का मकसद क्या है। और यही बात तो सब लोग, दुनिया भर के लोग पूछ रहे कि भाई तुम लड़ रहे हो और अपने को दांव पर लगा दिया इसराइल ने। बस वही है, रावण का अहंकार वाली बात है, कोई इशू नहीं है, इस लड़ाई का कोई मकसद ही नहीं है। फकीर साहब, जो जो सीज फायर है, आज अभी हमास का हम बयान पढ़ रहे थे तो हमास ने साफ साफ कहा कि भाई ये सीज फायर, ये मुस्तकिल जंग बंदी करना ही नहीं चाहते। मतलब ये एक नए कड़ंगा जो है भाई, क्यों, क्या क्या डर क्या है, क्यों परमानेंट जो है सीज फायर इजराइल नहीं चाहता, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे। और दूसरा जो इल्जाम लगाया है बहुत बड़ा कि दरअसल नितिन याहू चाहते हैं कि जो इजरायली कैप्टिव है वो सब मारे जाए ताकि वो बच जाए, मतलब उनकी जान बच जाए इस मुकदमे से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हमास भी तो इस बात को जानते हैं ना, ईरान भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं इस बात को कि नेतन्याहू चाह रहे हैं और इजराइल की आवाम भी चाह रही है। और वो तो कभी भी हमास जो है किसी, आज तक किसी एक को भी नहीं मारा, जबकि इजराइल ने कई कई कैपिटलिस्ट को मारा है। लेकिन इन्होंने आज तक, हमास ने किसी भी कैपिटलिस्ट को मारा नहीं, बल्कि उनको जो लोग छूट के आए वहां से, उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया कि बहुत इज्जत से रखे, बहुत उनका हर सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। और जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को इजराइल ने बंदी बना के रखा, उन पर जुल्म कर रहा है, वो बात यह नहीं है। और कैपिटलिस्ट की बात तो, वो इजराइल जो है उसका मकसद कैपिटलिस्ट नहीं है, उसका मकसद है पूरे फिलिस्तीन पर मतलब कब्जा करना। और फिलिस्तीन का मकसद है पूरे इजराइल पर कब्जा करना। अब दो ही रास्ता है, या तो इजराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करे या फिलिस्तीन और एंड कंपनी मिल करके पूरे इजराइल पर कब्जा करे। अब लड़ाई इस लेवल पे पहुंच चुकी है, अब कहीं कोई रास्ता दूसरा नहीं बचा है। क्योंकि देखिए, अगर आप हमसे लड़ना चाहते हैं और हम नहीं भी लड़ना चाहते हैं, फिर भी तो लड़ना पड़ेगा ना। आखिर आप हमको मारेंगे तो हम क्या करेंगे, हम छिप जाएंगे, फिर भी आप हमको खोज के मारिएगा, तो फिर वहां तो लड़ना पड़ता ही है। फिलिस्तीन नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन इनको तो 40 साल से लड़ाया जा रहा है। 1967 में कितना बड़ा युद्ध हुआ, लगातार युद्ध पे युद्ध चला रहा है। और बिना एक जमाना था जब फिलिस्तीन की यासिर अराफात साहब को कैसे मारा अमेरिका ने, और दुनिया के सामने कहा कि एक्सीडेंट हो गया, और डेड बॉडी खोज के, जनाजा उनका खोज के भी दिया, मिल नहीं रहे थे वो कहाँ क्रैश हो गया हवाई जहाज उनका, हेलीकॉप्टर, पता ही नहीं चल रहा था, तो उसको खोज के भी दिया। तो ये सब चीजें जब एक जमाना था जब होता था, अब सब लोग जाग चुके हैं और सबके पास ईरान की ताकत है और रूस की ताकत है, चाइना की ताकत है। आधी दुनिया को, अब आधे दुनिया को एक साथ रहना है, और आधी दुनिया अब नेटो, आपस में वो लोग क्या करेंगे वो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसमें।
फजील साहब, तो ये बिल्कुल आपकी एक सही बात है, और मुझे लग रहा है कि क्या क्या मैं आखिरी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आज आपका। मैं दो तीन चीजें खास तौर से जानना चाहूंगा जो सीरिया में इस वक्त के हालात हैं। क्या लग रहा है आपको, सीरिया में खाना जंगी की खबर आ रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है? अगर ये कह ले, जैसे कल खबर आ रही थी कि साहब ईरान इसके पीछे है और मुस्लिम देश नाराज हो रहे हैं ईरान से, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कल सऊदी और ईरान बहुत तगड़े से मिले। इसके अलावा अभी हमने आप नहीं आए थे, मैंने खबर एक दी कि चीन से चल के ईरान होते हुए अफगानिस्तान ट्रेन पहुंच गई है, और 1,000 टन जो है वो लोहा लेकर के वहां पहुंची है, या कितना। तो एक बहुत बड़ा ये सिलसिला शुरू हो गया तिजारत का। तो ये घबराहट नहीं है, बौखलाहट नहीं है, तो ईरान क्यों वहां खाना जंगी कराएगा? या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल है? कौन है इसके पीछे? नहीं, देखिए, वहां पे कुछ ऐसा अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो लड़ने के बजाय शांत रहना ही बेहतर समझा गया। और इस बात से अब इजराइल और अमेरिका को बहुत तकलीफ है कि वहां युद्ध क्यों नहीं हुआ। और जो जो भी है अभी सीरिया में अब कुछ नहीं हो रहा है। इतना बड़ा कंट्री है, छोटा मोटी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो तो होती है, लेकिन अभी वो एकदम शांत है। अभी वहां वेस्ट मीडिया जबरदस्ती उसको उकसा रही है, जबरदस्ती खबर चला रही है, कोई भी खबर इधर से उधर, उधर से इधर। वेस्ट मीडिया का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। अभी सीरिया पर कुछ भी भूल जाइए, अभी कुछ नहीं होने वाला है। सीरिया पूरी तरह से ईरान के साथ है, और ये बात उनको भी समझ में आ गई है कि ये लोग हमको यूज कर रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को किसने तैयार किया था? अमेरिका ने तैयार किया था। अब फिर मारा किसने उसको? और उनको ही नहीं मारा, पूरी मतलब अफगानिस्तान में इतना बम मारा कि 25% आबादी घट गई वहां की। तो अमेरिका की ये चाल तो दुनिया को पता है ना। तो इसलिए जो है वो सब लोग को पता है ये अमेरिका के जाल। अब कोई सीरिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कोई खबर बने। ये लोग जबरदस्ती उसको लपेट रहे, जिसको लपेटना कहा जाता है। सर्वे हुआ है जिसमें नेतन्याहू को 68% खिलाफ वोट पड़े हैं, और 26% लोग जो है उन्हें अच्छा बताया। 68 लोगों ने, 68% लोगों ने खराब बताया है। कैसे देखते हैं फजील साहब? बस आखिरी कमेंट। इस सर्वे से होगा क्या? नेतन्याहू के खिलाफ तो इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। यूएन को कुछ नहीं समझते, वो इंटरनेशनल कोर्ट को कुछ नहीं समझते, अमेरिका को भी कुछ नहीं समझते। इजराइल नेतन्याहू किसी नेटो उनके खिलाफ 10 से 12 कंट्री 10 क्या 5-6 को छोड़ के बाकी सबने उनके खिलाफ वोट किया है, वन नेशन फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाने के लिए। नेतन्याहू के साथ कोई नहीं है, बस वो रावण का अहंकार उनके अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन वो अहंकार निकल जाएगा, मिडिल ईस्ट की शांति आ जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख को देखें कि यहाँ कोई ऐसा दरख्त पेड़ नहीं बचा जहां पे लोगों की लाशें न लटकाई गई हों। तो जब आजादी की लड़ाई होती है तो वो, और फिर वहां में और हिंदुस्तान में जबकि बड़ा फर्क था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ बड़े पैमाने पे कुर्बानियां दी गई हैं। मोहम्मद रफी साहब, इसको समझना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फजील अहमद साहब आपका। क्या लिख रहा है मोहम्मद रफी साहब? क्या लिख रहे हैं? मोहम्मद रफी साहब ने पता नहीं किसको लिखा है, ये चमचेबाई लड़ाई का हमास को फायदा हो रहा है, जनता कम हो रही है। फिलिस्तीनी ने पहले नहीं सोचा कि बुरी मार पड़ेगी। पता नहीं किसने लिखा है, क्या लिखा, कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इतना ही समझ में आया कि फिलिस्तीनी ने पहले नहीं सोचा कि बुरी मार पड़ेगी। ये वो किस सेंस में लिख रहे हैं मोहम्मद रफी साहब, कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूं कि क्या क्या सिचुएशन है, किस तरीके से लोग जो है यहाँ आप लोग, दुनिया को मालूम है कि 3 देश अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन दुनिया सबसे बड़ा आतंकवादी देश है बन गया है। जो सारे बिल्कुल, देखिए आप लोग कैसे डिबेट कराते हैं, दुनिया को मालूम। अरे तो कैसे, ये तो बता ही रहे हैं उनको कौन नहीं मान रहा है? ये गुलिफ्शा खान है कोई, तो ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, कैसे कहें, क्या करें?
बताइए, आप ही सबका बताइए, हम लोग क्या करें भाई, कह रहे सबका हैं अंत सब होता है। चीजें। हर हाँ, जालिम का अंत हुआ है। हर जालिम आज का तक अंत दुनिया है, के इतिहास होगा। में ये फेक क्यों आईडी फोटो वाले अभी हैं नहीं जो। चले गए? नहीं, जयदीप साहब लिख रहे हैं, जयदीप सिंह साहब लिख रहे हैं कि फेक आईडी वाले, इन पे आप न जाइए। नितिन याहू हाँ को सही किसी कह रहे बात हो। फर्क नहीं पड़ता। असलम लावारे साहब लिख रहे हैं कि नितिन याहू को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, और अब तक की जंग की सूरत हाल से साबित है कि नितिन याहू न ही अमरीका के लिए कोई खास मुश्किलात पैदा होगी, और वो सब अपनी मंसूबाबंदी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। ये बात भी इस बात में भी दम है कि उनका जो मंसूबा है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, वो कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या है, ये आप देखिए ना कि अरे क्या बढ़ कहाँ रहे? गजा से भाग गए, लेबनान से भाग गए, कहाँ बढ़ रहे? गजा छोड़ के भाग गए और वापस आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। अभी हाँ भी उनका मरका हुआ टैंक वहीं पड़ा हुआ है। हम्म, आईडीएफ के मैं बताऊं मुमताज भाई, हजारों सैनिक हमास के अंदर बंधक पड़े हैं और ये बातें खुल के आ नहीं रही हैं। इजराइल परेशान हो 100 लोगों के लिए नहीं है उसके हजारों सैनिक वहां बंधक बना लिए गए हैं, जो गजा के अंदर घुसे, वापस नहीं आए। कोई वापस नहीं आया है, न उनका टैंक वापस आया है। कितने टैंक को तो कब्जा कर लिया हमास ने, और आज भी वो टूटे फूटे टैंक पड़े हुए हैं वहां हमास में, अरे गजा गजा के अंदर। ये लोग वेस्ट, कोई मीडिया जा नहीं सकती, सिर्फ मीडिया पे पहरा है अल जजीरा को ले जाइए अंदर अल जजीरा दिखा देगा, लेकिन जो इनकी मीडिया है वही जा रही है, बस दूसरा कोई नहीं जा वो सकता। बड़े हालात खराब है, ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत अच्छा सब कुछ है। बहुत ज्यादा बुरे हालात है, और ये ज्यादा दिनों तक ये खुद ही जंग नहीं आज चलाएंगे, और तक तख्ता पलट होगा। ईरान पर इन्होंने दोबारा हमला करने की सोची भी नहीं। जब हूती से नहीं लड़ पा रहे हैं तो ईरान से सोचिए क्या लड़ेंगे ये। सही, अगर ईरान ने मारना शुरू कर दिया, तब क्या होगा? और अभी ईरान के पास क्या क्या है किसी को पता भी नहीं है फकीर साहब, सच्ची बात 2000 तो ये है। किलोमीटर की मिसाइल ईरान की ही तो दी हुई, हूती के पास कहां है अपना कुछ?